Hello everyone, welcome to my YouTube channel Just Study. Hope you are doing extremely well. So today in this video we are discuss important practice set of BSc nursing और BSc एग्रीकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आज का लेक्चर होगा। तो आज के इस लेक्चर में पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि BSc AG के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है उसमें कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। तो पहले ये क्लियर करेंगे, उसके बाद चलेंगे अपने इस वीडियो के PDF में कि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs दिए गए हैं जो कि प्रैक्टिस सेट 1 है। उसमें कम से कम 200 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आज हम लोग 100 क्वेश्चन कवर कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 100 और कवर कर लेंगे। तो ऐसे करके कम से कम 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस सेट है जो कि आते रहते हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में। तो आज हम पहले ये जान लेते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं BSc एग्रीकल्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए ये इसमें दिया गया है, तो पढ़ते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर को। ये देखिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो इसमें दिया गया है फॉर एडमिशन टू BSc एग्रीकल्चर हॉर्न्स एंड BSc फॉरेस्ट्री इट शैल बी 3 आवर। यानी कि ये जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये 3 घंटे का होता है। इसकी ड्यूरेशन 3 आवर की होती है और इसमें कम से कम 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 600 मार्क्स के होते हैं। तो 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आज की वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए लिखा है जर्नल स्टडीज़ सब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे। जर्नल स्टडीज़ के आते हैं 30 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडीज़ के। एग्रोनॉमी सब्जेक्ट होता है, उसको 20 क्वेश्चन आते हैं और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के आते हैं 10 और हॉर्टिकल्चर के 10, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भी 10 आते हैं और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड मैथ के आते हैं, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन इन दोनों के मिला के। और एग्रीकल्चर फिजिक्स के आते हैं 25। जिसने 12th से एग्रीकल्चर से किया तो उसके लिए और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, और जिसने नहीं भी किया है वो BSc AG करना चाहता तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप लोग जस्ट स्टडीज़ चैनल में जाके देख लीजिएगा, सारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये सारी MCQ कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर देखते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये देखिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री दी गई है 25 नंबर की होगी, और एग्रीकल्चर जूलॉजी बॉटनी, यानी कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी ये 25 यानी कि सब ये 25 नंबर के आएंगे क्वेश्चंस, मतलब 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि PDF में कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं जो कि देखिए टोटल देखिए कितना बन गया। टोटल बन गया 200, ठीक 200 बन गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे जो PDF दिया गया है उसमें भी कुछ क्वेश्चन है। तो आज हम लोग 200 पूरे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन आज कवर कर लेंगे। पार्ट 2 में हम लोग 100 और कवर कर लेंगे, तो 200 हो जाएंगे सेट 1 में, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो देखते हैं अभी। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें कि आज हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है कि तंबाकू किस कुल का पौधा है। यानी कि एक जो क्लास पूछी गई है इसमें पूछा गया है तंबाकू कौन से कुल का पौधा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पोएसी दिया गया है, सोलनेसी दिया गया है, फैबेसी दिया गया है, कंपोजिटी दिया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थोड़ी स्पीड में हम लोग करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगेगा। तो तंबाकू किस कुल का पौधा, सोलनेसी फैमिली का जो तंबाकू पौधा है, तो आप सोलनेसी में टिक कर देंगे। अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। चना का बीज दर प्रति हेक्टर है, मतलब चना की बीज दर पूछी गई है, प्रति हेक्टर कितनी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 50 से 75 किलोग्राम दिया गया, 75 से 125 किलोग्राम दिया गया, और 125 से 50 किलोग्राम दिया गया, और 150 से 175 किलोग्राम दिया गया। तो इसमें पूछो करेक्ट कौन सा आंसर है। और अगर जो लोग एग्रीकल्चर वाले बच्चे होंगे तो उनका तो सब्जेक्ट ही होता है एग्रीकल्चर, तो उसमें वो आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर जो नहीं है तो इसमें मैं करा दूँगी। जो लोग जिनने 12th से एग्रीकल्चर से नहीं किया और कोई सब्जेक्ट से किया, उनके लिए भी ये सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। तो देखते हैं कि इस बार सेकंड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका भी बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चना की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है 75 से 125 किलोग्राम की होती है, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौशल किसकी प्रजाति है। कौशल मतलब एक प्रजाति है एक, तो पूछा जा रहा है किसकी प्रजाति है कौशल। ऑप्शन में दिया गया है मूंगफली, गेहूं और आलू या धान। धान मतलब जो चावल का होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया किसकी है ये कौशल प्रजाति, तो थर्ड का हो जाएगा ए, मूंगफली की है कौशल प्रजाति, तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। अब फोर्थ नंबर को देखते हैं क्या दिया गया है। ओटाई प्रतिशत संबंधित है, यानी कि ओटाई जो है वो किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरसों से, कपास से, चना से या गन्ने से। तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, कपास से ओटाई प्रतिशत संबंधित है। बरसीम की बुआई का उपयुक्त समय है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है बरसीम की बुआई का मतलब जब बरसीम कब बोया जाता है, उसका मतलब फिक्स टाइम कौन सा है, सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, फरवरी, अगस्त, दिसंबर, अक्टूबर। कौन सा सबसे अच्छा समय है। जिसको पता होगा कमेंट करके बताएगा, और नहीं पता है तो फिर मैं वीडियो में तो करा ही दूंगी। तो अगर आप लोग पहले देखते भी जाइए कितने ऑप्शन आपके करेक्ट होते जा रहे हैं, मतलब पहले ले लेना पेन और पेपर, उसके बाद खुद करके देखना। और नहीं आए तो फिर तो वीडियो है ही, अगर आ रहा है तो आपकी तैयारी से पता चल जाएगी कि कितनी अच्छी कितने क्वेश्चंस करेक्ट जा रहे हैं, और नहीं अगर होगा तो फिर आप वीडियो ऑन करके देख लेना। तो देखते जाना पहले कि कितने खुद से सही जा रहे हैं, फिर बाद में वीडियो को ऑन कर लिया करना, ठीक है। ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर, यानी कि बरसीम की बुआई का उपयुक्त समय, सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर, बरसीम बोई जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन 6 को। इस पे है कौन सा समूह सूक्ष्म पोषक तत्व से संबंधित है, यानी कि जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, इंग्लिश में जिसको माइक्रो एलिमेंट बोलते हैं। सूक्ष्म, देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व पूछा गया, तो इसमें माइक्रो एलिमेंट कौन सा है, कौन सा ऑप्शन माइक्रो एलिमेंट से संबंधित है, सूक्ष्म पोषक से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें देखते हैं। फर्स्ट ए दिया गया जिंक, और ये देख NSCU कॉपर, ठीक है। ये सारे दे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ना। 6 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे एलिमेंट जो हैं जो कि माइक्रो एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सिल्ट मृदा के कणों का आकार क्या होता है, ठीक है। जो एक मिट्टी होती है, सिल्ट सॉइल होती है, तो उसका मतलब कणों का आकार पूछ रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल का आकार पूछ रहे हैं कितना होता है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 0.20 से 0.02 मिलीमीटर होता है, फिर 2.00 से 0.20 मिलीमीटर होता है सेकंड दिया गया, और सी दिया गया है 0.02 से 0.002 मिलीमीटर होता है, या फिर 0.002 से 0.002 मिलीमीटर होता है। तो इसमें 7 का करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 0.02 से 0.002 मिलीमीटर होता है, ठीक है, मृदा के कणों का आकार, यानी मिट्टी के कणों का आकार इतना होता है सिल्ट मिट्टी के, ठीक। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, तो क्या दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन में, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बहुत आसान भी क्वेश्चन है। सभी को पता है कि 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है, तो बी करेक्ट हो जाएगा इसका, कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इतना। ट्वेल्थ जो करके, ट्वेल्थ पास आउट करके जो आते हैं उतना तो इनको पता ही होता है। तो 78% हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा, इसको और बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें लिखा है संपूर्ण उत्पादन की दृष्टि से निम्न में कौन सा फसल प्रथम स्थान रखती है, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संपूर्ण में उत्पादन की दृष्टि से सबसे अच्छा मतलब कौन सा उत्पाद होता है, तो फसल में प्रथम मतलब स्थान जो रखता है। तो अब इसमें देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, पहला दिया गया है धान, फिर दिया गया है गेहूँ, मक्का और ज्वार। तो इन चारों में से बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि सबसे संपूर्ण उत्पादन की दृष्टि से अच्छा प्रथम स्थान माना जाता है गेहूँ, ठीक है। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ग्रो भी करता है गेहूँ, तो इसको बी करेक्ट कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहे हैं
डाई अमोनिया फॉस्फेट। तो ये पूछ रहे हैं डाई अमोनिया फॉस्फेट, इस 4 ऑप्शन में से इससे कौन करेक्ट करेगा, ठीक। तो आप 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसके जो 4 ऑप्शन, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नत्रजन युक्त उर्वरक, यानी कि ये वाली खाद इससे कनेक्ट करती है, या फिर फास्फोरस युक्त उर्वरक, या फिर पोटास युक्त उर्वरक, या फिर यौगिक उर्वरक। तो 10 नंबर का क्वेश्चन डी करेक्ट हो जाएगा। यौगिक उर्वरक होती है जिसको कि डाई अमोनियम फॉस्फेट भी कहा जाता है, ठीक। इसको 2 नाम से जाना जाता है। यौगिक यौगिक उर्वरक होती है, यानी कि उर्वरक यानी कि खाद होती है, तो इसको दूसरा नाम होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा समूह गेहूं की प्रजातियों से संबंधित है। ऐसा कौन सा समूह है इनमें 4 ऑप्शंस में जो कि गेहूं की प्रजाति से संबंधित है। तो पढ़ते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। तो अगर ऑप्शन ए में देखेंगे तो दिया गया मेघदूत, अटल और सुजाता, यानी कि मेघदूत, अटल और सुजाता किसकी प्रजातियां, यही हैं जो कि गेहूं की प्रजातियां हैं। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप ये देख लीजिए। तो ये इसमें काफ़ी कुछ चावल की वैरायटीज़ हैं। ये देखिए रत्ना चावल की वैरायटी हो गई, तो ये सारे नहीं होंगे। पहला वाला करेक्ट है, क्योंकि ये जितनी भी हैं अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे सारी दी गई हैं। तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन के थ्रू आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी। तो इसमें दिए गए हैं, देखिए मेघदूत, अटल और सुजाता जो कि गेहूं की प्रजातियां हैं, यानी कि गेहूं की अच्छी वैरायटी में मानी जाती हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये लिखा है सिंगल सुपर फॉस्फेट में P2O5 पाया जाता है। कितने परसेंट P2O5 पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 10%, फिर है बी 16% और 18%, 46%। कितने परसेंट पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा बी करेक्ट, क्योंकि 16% P2O5 पाया जाता है सिंगल सुपर फॉस्फेट में। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। कृषक भारती मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है, यानी कि कृषक भारती मासिक पत्रिका है वो कब प्रकाशित होती है और किस शहर में पूछा गया। तो ये देखिए पंतनगर से होती है, लखनऊ से, या नई दिल्ली से, या कानपुर से। तो 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी करेक्ट, कानपुर से प्रकाशित हुई है। तो फिर इस डी में करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नकदी फसलों का समूह है, नकदी फसलों का समूह पूछा गया है, कौन कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। गन्ना, तंबाकू, आलू। ए कह रहा है गन्ना, तंबाकू, आलू। बी कह रहा है कि गन्ना, गेहूं, कपास। और सी है मक्का, तंबाकू, ज्वार। और डी है गन्ना, आलू, धान। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा कि गन्ना और तंबाकू और आलू नकदी फसलों में किए जाते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और इनका जब प्रोडक्शन किया जाता है, इधर से उधर पहुंचाया जाता है, बेचा जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनमें इनकम आती है किसानों को, ठीक है। तो ये कहा गया है नकदी फसलों का समूह, ठीक। तो सबसे ज़्यादा ग्रो करती है और सबसे ज़्यादा पैसे लोगों मतलब किसानों को इसी में मिलते हैं, तभी यही फसल ज़्यादा उगाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है। उत्तर प्रदेश में जब सिंचाई की जाती है तो प्रमुख साधन कौन सा है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया। नहर दिया गया, तालाब दिया गया, ट्यूबवेल दिया गया, रहर दिया गया। तो ये तो सभी को पता है कि जब सिंचाई की जाती है तो ट्यूबवेल से पानी लगाया जाता है, क्योंकि नहर हर जगह मौजूद नहीं होती है, कोई कोई गांव में, और तालाब भी ज़रूरी नहीं कि हर गांव में हो ही। तो ट्यूबवेल एक मात्र ऐसा साधन है जो कि सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्का की फसल की कतार से कतार की दूरी कितनी होती है, यानी कि जब मक्का बोया जाता है तो एक एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी कितनी होती है। इसमें लिख दिया है कतार से कतार की दूरी कितनी होती है, एक लाइन से दूसरी लाइन की डिस्टेंस पूछी जा रही है कितनी होती है। तो ऑप्शन ए बी सी डी दे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं कौन सा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें पूछ रहा है कितनी होती है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का, एक सेकंड। 16 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 से 60 सेंटीमीटर दूर होता है एक लाइन से दूसरी लाइन, ठीक है।
तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 50 से 60 सेंटीमीटर दूर। जो लोग गाँव में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा आसानी होगी ये सारे क्वेश्चन करने से, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड ही है बीएससी एग्रीकल्चर, जो कि बहुत अच्छी ब्रांच है। तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो गाँव के लोग होंगे अगर इसमें जुड़े हुए तो वो तो आसानी से कर ले जाएँगे, क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस ही होता है चीज़ों का, तो उनको चीज़ें पता रहती हैं। और लेकिन शहर वालों को भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन करा ही दिए जाएँगे, तो कोई भी कर सकता है इन क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये आ गया 17 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया गया है, बौनी गेहूं की 1 हेक्टेयर फसल के लिए नत्रजन की आवश्यक मात्रा बताइए। तो इसमें आवश्यक मात्रा पूछी गई है बौने गेहूं की, ठीक है, 1 हेक्टेयर से दूसरे हेक्टेयर तक, ठीक। तो अब ऑप्शन में दे दिया गया 80 किलोग्राम, 120 किलोग्राम, 180 और या 200 किलोग्राम। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 120 किलोग्राम इसकी आवश्यक मात्रा होती है। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है? यानी कि गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था पूछ रहे हैं इसमें, मतलब कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो इससे करेक्ट कर जाएगा, किस बेस पे इसको गेहूं को लगाया जाता है या तो गेहूं की सिंचाई की जाती थी। तो इसमें ऑप्शन में दिया ताजमूल जड़ निकलना, अधिकतम कल्ले फूटना या फिर तनों में गांठें बनना और बलियां निकलना। तो ऑप्शन 18 का ए करेक्ट हो जाएगा, ताजमूल जड़ निकलना गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण। अगर ताजमूल जड़ निकल जाती हैं तो फिर किसान को पता चल जाता है कि अब सिंचाई करने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो एक मतलब रूट टाइप की निकल आती है प्लांट में, तो उससे पता चल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 19 में लिखा हुआ है, भारतीय गन्ना शोध संस्थान स्थित है, यानी कि भारतीय गन्ना शोध संस्थान है वो कहाँ स्थित है पूछ रहे हैं। नई दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, भोपाल में। तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, लखनऊ में गन्ना शोध संस्थान स्थित है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे 20 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अनुमानित सिंचाई विधि है, यानी कि भारत सरकार द्वारा अनुमानित सिंचाई विधि पूछ रहे हैं कौन सी है। थाला द्वारा की जाने वाली सिंचाई है या फिर ड्रिप व छिड़काव प्रवाह द्वारा या विद्युत पंप द्वारा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, ड्रिप व छिड़काव द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना बोने का समय है, गन्ना किस समय बोया जाता है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ना कौन से टाइम पे बोया जाता है, तो वो है फर्स्ट ऑप्शन दिया है जुलाई से जनवरी या अक्टूबर से मार्च, नवंबर से दिसंबर या उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त यानी जितने ऊपर दिए गए हैं उसमें से कोई भी सही नहीं है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर और मार्च में गन्ना बोया जाता है, ठीक है। ये अच्छा समय है गन्ना बोने के लिए। और इसमें दिया गया उत्तर प्रदेश में मुख्य मृदा कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा है यानी कि मिट्टी है, ये तो सभी को पता होगा, जलोढ़ मिट्टी है, मतलब तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी नमी वाली है, ऐसी मिट्टी पाई जाती है जो कि किसी भी फसल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कहाँ है। 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जिसमें कि दिया गया है 300 दिन में सर्वाधिक औसत दूध उत्पादन निम्न में किस नस्ल की गाय में होता है, यानी कि 300 दिन में सबसे ज़्यादा दूध अगर रेशियो निकाला जाए तो कौन सी गाय ऐसी है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। इसमें ऑप्शन में देखिए लिखा है लाल सिंधी और दूसरा लिखा है साहिवाल, अमृत महल, हरियाणा, ठीक है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए ये गाय की वैरायटीज़ है, तो इसमें पूछ रहे हैं कौन सी सबसे अच्छी है, तो बी ऑप्शन सभी को पता है, साहिवाल काऊ सबसे ज़्यादा अच्छी है, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र किया गया है कि साहिवाल काऊ सबसे ज़्यादा मिल्क देती है, ठीक है। तो सबसे अच्छा भी माना जाता है इसका दूध, तो साहिवाल में टिक कर देंगे आप। और 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्रतिविष कारक यानी कि एंटीडोट है कौन सा है इसमें प्रतिविष कारक। तो दिया गया ऑप्शन है कि सोडा बाइकार्ब
और कार्बोनिक एसिड यानी कि कार्बनिक अम्ल और कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो इनमें से कौन सा एंटीडोट्स है इसमें पूछा गया है। तो 24 नंबर का हो जाएगा ए करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। तो सोडा बाइकार्ब यानी कि कार्बोनेट, तो इसी यही है एंटीडोट्स का एक दूसरा भी कहा जाता है इसको। तो इस पे ए पे करेक्ट कर देंगे। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दिया गया खेती के इसमें, एक सेकंड, क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर, खेती के काम में प्रयुक्त होने वाला बैल है, जो मतलब सबसे ज़्यादा खेती किस बैल से करवाई जा सकती है, जो कि बिना थके कर सकता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है खेती के लिए, कौन सा बैल है। तो इस पे दिया गया है साधारण नर और सींग रहित नर और बंधिया नर। बंधिया नर सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है खेती करने के लिए, ठीक है। और डंपा नर ये तो पतला बहुत होता है, इसलिए इसको तो हटा ही देंगे, और साधारण भी नहीं करते हैं काम। तो बंधिया नर जो होता है, जो कि एक वैरायटी है उसकी बैल की, तो बंधिया नर में टिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 का सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोगों को कुछ और क्वेश्चन करने हैं अभी, तो स्पीड में करते हैं। अब मैं ऑप्शन थोड़ा कम पढ़ूंगी क्योंकि वरना टाइम बहुत होगा, और ऑप्शन तो आप में ये इसमें वीडियो में दिए ही गए, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं सही में ज़्यादा ध्यान दूंगी जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हैं, काफ़ी टाइम लगेगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। 26 क्वेश्चन में कह रहा है एक गर्भवती गाय के लिए मुलायम बिछौने का निम्न क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो एक गर्भवती गाय के लिए मुलायम बिछौने का जो, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट काऊ है तो उसके लिए जो बिछौना होगा, यानी कि जो बिछाया जाएगा नीचे कुछ भी, हाँ, तो उसका मतलब वर्ग कितना होगा, उसकी उसकी लेंथ और ब्रीथ कितनी मानी जाएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 50 से 80 यानी कि 50 से 80 वर्ग फीट, या 80 से 100 वर्ग फीट, या 100 से 150 वर्ग फीट, और 150 से 200 वर्ग फीट। तो 26 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 50 से 80, ठीक ठीक है। तो ए करेक्ट करेंगे, यानी कि ये जो होगा, जैसे 50 ऐसे मान लिया यहाँ का और यहाँ का, और 80 यहाँ से मान लिया, ठीक। तो ये जो हो जाएगा, तो 50 से 80 वर्ग फीट हो जाएगा। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सांड का उपयोग है, यानी कि सांड का उपयोग क्यों करते हैं। तो इस पे एक ऑप्शन दिए गए हैं, मांस के लिए, प्रजनन के लिए, भार ढोने के लिए, लड़ाई के लिए। तो प्रजनन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि रिप्रोडक्शन करेंगे तो फिर जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो फिर प्रजनन के लिए करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उस कोठार में जहाँ दुहाई होती है वहाँ प्रसव होना चाहिए या कभी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए या हो सकता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कुछ, यानी कि जो जहाँ पे गाय का या भैंस का या किसी भी एनिमल का दूध निकाला जाता है वहाँ पे प्रसव जरूरी होता है या फिर नहीं करना चाहिए ऐसी जगह में। तो फिर इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। 28 नंबर, प्रसव का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, ठीक, रिप्रोडक्शन की बात की गई है। एक सेकेंड, ये कुछ टेक्निकल इशू आ गया। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा। कि इसमें एक सेकंड, पेंसिल ले ले पहले अपनी। तो सी ऑप्शन है कि नहीं होना चाहिए, ठीक। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो कुछ पहले अभी टेक्निकल इशू आ गया था, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो उसी को करेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो अब क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उस जहाँ पे दुहाई होती है वहाँ पे प्रसव कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं होना चाहिए, सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 29 नंबर क्वेश्चन है। तो उसमें क्या कह रहा है, गिरी गाय का जन्म स्थान कौन सा है, ठीक। तो इसको हटाते हैं पहले, और 29 क्वेश्चन को
थोड़ा जूम करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि गिरी गाय का जन्म स्थान कौन सा है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात गिरी गाय का जन्म स्थान है। ठीक। और 30 यानी कि 30वां क्वेश्चन कह रहा है, तो नीलोर निम्न में किस गाय का उपनाम है। यानी कि नीलोर जो है वो किस गाय का उपनाम है, कौन सी गाय इसमें दिए गए हैं। हरियाणा गाय या सिंधी गाय या फिर अंगोल या कॉकरेज, इन 4 गाय में से किसका नाम है नीलोर। ठीक। तो यानी कि नीलोर नाम से और भी जाना जाता है उसको। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंगोल गाय को नीलोर नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं में सींग रोधन की उपयुक्त आयु है। यानी कि पशुओं में सींग किस समय निकल आते हैं। ठीक है, यानी कि सींग रोधन की आयु पूछी जा रही है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया देखिए, जन्म के तुरंत बाद, और बी में भी ऐसी 10 से 15 दिन बाद, 30 से 45 या ये 180 यानी कि 180 दिन के अंदर हो जाती हैं सींग उनकी। तो इसमें पूछा जा रहा है, तो 31 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर किसी भी पशु की, अगर सींग वाला पशु है तो उसकी सींग निकलने लगती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं। तो ये तो सभी को पता है, भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहते हैं। भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहते हैं। ठीक। और पशुओं में खूनी दस्त बीमारी पैदा होती है, कैसे पैदा होती है। तो प्रोटोजुआ के द्वारा पैदा होती है। कौन से उससे पूछा गया है, तो प्रोटोजुआ के द्वारा पैदा होती है। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ है। ब्राउनिंग संबंधित किससे है, ब्राउनिंग जो है वो किससे संबंधित है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, फूल गोभी से संबंधित है। और पंत सम्राट किस्म किसकी है। पंत सम्राट वो जो होता है वो किसकी किस्म किस्म में आती है, किसकी वैरायटी है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, बैगन की वैरायटी है पंत सम्राट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोटा करते हैं, अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 36 नंबर क्वेश्चन है। फूल गोभी के प्रति हेक्टेयर बीज दर कितना होता है। ठीक है, इसमें पूछा गया फूल गोभी के प्रति हेक्टेयर बीज दर, यानी कि डिस्टेंस भी इसमें भी पूछी गई है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा, 500 से 600 ग्राम होता है। और बेर के प्रवर्धन किस विधि के द्वारा होता है, बेर का प्रवर्धन। ठीक। तो इसमें दी गई है लेयरिंग, रिंग बटिंग और ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसके द्वारा होता है। 37 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी करेक्ट, रिंग बडिंग के द्वारा होता है। और निम्न में शकरकंद है, शकरकंद को किस में रखा जाता है, ये जड़ है, तना है, कंद है या भूस्थायी भाग है। ठीक है, तो शकरकंद 38 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि जड़ है, जड़ रूट में रखा जाता है शकरकंद को। और लीची का जन्म स्थान कहाँ है। तो लीची का जन्म स्थान चाइना में है। तो लीची मतलब चाइना से, ऐसे याद रख सकते हैं, चा से चाइना। ठीक है, तो चीन में है इसका जन्म स्थान, चीन से ही इसको ओरिजिनेट किया गया है, फिर बाकी दूसरे देशों में इसको पहुँचाया गया, फिर वहाँ वाले दूसरे देशों ने भी इसको ग्रो कर लिया। ठीक है, अपने अपने देश में। तो चीन का जन्म स्थान है ये लीची। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेल जोड़ों को चुनिए, यानी कि इनकरेक्ट जोड़े हैं जो इसमें, उस पर टिक लगाइए, 4 दिए गए हैं ऑप्शन में। तो 40 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, लीची पुणे कैसी, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि लीची चाइना से ओरिजिनेट की गई है, इसमें गलत फैमिली बता रहे हैं, तो फिर बी करेक्ट हो जाएगा लीची। ठीक है, और विटामिन ए सबसे अधिक निम्न में किस में पाया जाता है। विटामिन ए जो होता है, मैंने विटामिन वाली वीडियो दी है, उसमें मैंने सारे ऑप्शन करेक्ट वो अच्छे से पढ़ाया है, उसमें सब कुछ करेक्ट करवाया है, और हर कोई भी उसमें चीज़ें बची नहीं है विटामिन से रिलेटेड। और ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं, कुछ 8 मिनट की वीडियो है ऐसे। तो उसमें ये सारे ऑप्शन कराए गए हैं, क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप जाके पहले वो वीडियो देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कम से कम तो 3 से 4 क्वेश्चन उससे कवर हो जाएंगे। तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी कराया कि विटामिन ए सबसे अधिक निम्न में से किस में पाया जाता है। तो गाजर में पाया जाता है। ठीक। और आम 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आम के पुष्पक्रम को कहते हैं, आम के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 42 नंबर का, 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा,
आम के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन, बसंतकालीन भिंडी की बुआई करते हैं, यानी कि बसंतकालीन जो एक वैरायटी होती है भिंडी की, उसकी बुआई कब की जाती है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी करेक्ट, फरवरी से मार्च के बीच में की जाती है। फरवरी से मार्च के बीच में। पपीता में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पपीता में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पेपेन है। पपीता से पेपेन आप करेक्ट कर सकते हैं। और 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्ण कुंचन रोग लगता है, किस चीज़ में लग जाता है पर्ण कुंचन रोग? तो ऑप्शन ए है बैगन, फूल गोभी, मिर्च, मूली, किस में लगता है? तो 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सी करेक्ट, मिर्च में लग जाता है पर्ण कुंचन रोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। पृष्ठीय नलिकाकार जो तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की बात की गई है इसमें, जो हड्डी होती है स्पाइनल कॉर्ड उसकी बात की गई है, रीढ़ में होती है जो। तो ये पूछा जा रहा है किस में पाई जाती है? सभी कॉर्डेट में या कुछ कॉर्डेट में? और देखते हैं ऊपर क्या दिया गया है। कुछ कॉर्डेट में या सभी अकशेरुकी में पाए जाते हैं, सभी या कुछ कशेरुकी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए करेक्ट, सभी कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। कॉर्डेट्स में सभी एनिमल रखे जाते हैं। तो पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु, यानी कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हम लोगों में भी पाई जाती है, जो एनिमल होते हैं वो कॉर्डेट्स में आते हैं, तो हम लोग भी कॉर्डेट्स में आते हैं। ठीक है, एनिमेलिया फैमिली होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, अब हम लोग 50 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, द्विलिंगी जंतु कौन सा है? द्विलिंगी का मतलब होता है जिसमें कि डबल रिप्रोडक्शन मौजूद हो। ठीक है, डबल रिप्रोडक्शन के लिए एलिजिबल हो वो एनिमल होता है। ठीक, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मतलब एक तरीके से मान लिया जाए जैसे कि कोई एनिमल है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अवेलेबल है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यानी कि उसको द्विलिंगी कहते हैं। दोनों ऑर्गन अवेलेबल होते हैं किसी भी एनिमल में, तो उसको द्विलिंगी कहते हैं। पूछ रहा है कौन से एनिमल में ऐसा होता है? तो देखते हैं ऑप्शन दिए गए। 47 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, जोंक होती है जो कि, तो उसमें द्विलिंगी जंतु है जो कि जोंक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। तो रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है, किसके थ्रू ले जाई जाती है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में ले जाई जाती है। मैं पूरे ऑप्शन पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इतना तो पढ़ ही सकते हैं, बाकी मैं करेक्ट तो आपको बताती जा रही हूँ। तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में रुधिर को अधिकतम CO2 ले जाई जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए 50 के करीब हम लोग पहुँच ही चुके हैं और 50 क्वेश्चन हम लोगों को और कवर करने हैं, तो स्पीड में करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कशेरुकियों के ऐच्छिक पेशी कौन सी होती है? मतलब ऐच्छिक का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से काम करें। ठीक है, तो ऐच्छिक होती है हम लोगों की इच्छा से काम करते हैं, अनैच्छिक वो जो हम लोगों की इच्छा के बगैर काम करते हैं। जैसे हार्ट बीट का चलना, तो हार्ट बीट हम लोग अपने कंट्रोल में तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब हम मन चाहें तभी हार्ट बीट करे और वरना ना करे जब हम लोगों का मन नहीं हो। जैसे कि हाथ होते हैं, हाथ ऐच्छिक है कि हम लोगों का जब मन होगा हम लोग हाथ को उठाएंगे फिर नीचे कर लेंगे, इसलिए इसको ऐच्छिक कहते हैं। और अनैच्छिक का मतलब होता है जो ऐसी पेशियाँ जो कि हम लोगों की मर्जी से काम नहीं करती है, वो अनैच्छिक हो जाती है। ठीक है, तो ऐच्छिक इसमें पूछा गया कौन सी ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं कशेरुकियों में? तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो 49 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा, भुजाओं में ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, पैरामीशियम की बाह कला कहलाती है। 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, पैरामीशियम की बाह कला कहलाती है प्लाज्मा लेमा, पेलिकल, एक्टोडर्म या एपिडर्मिस? तो इसमें दिया गया 50 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, पेलिकल। बाह कला पैरामीशियम के पेलिकल कहलाती है। ठीक है, अब संकुचनशील धानी का कार्य क्या है? संकुचनशील धानी जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है?
तो ऑप्शन दिए गए हैं 51 नंबर क्वेश्चन का डी करेक्ट हो जाएगा। परासरण नियमन, जो संकुचल सीन धानी होती है उसका कार्य होता है परासरण नियमन। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको और ऊपर करते हैं थोड़ा। 52 नंबर क्वेश्चन जो कि दिया है, टोनस फ्लावर बास्केट कहलाने वाला जंतु कौन सा है। तो ऐसा कौन सा जंतु मतलब जिसको टोनर फ्लावर बास्केट कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 52 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। यूप्लैक्टेला जो जंतु होता है यूप्लैक्टेला, उसको टोनर फ्लावर बास्केट कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रा में पुनरुद्भवन के प्रथम खोजकर्ता हैं, यानी कि हाइड्रा के पुनरुद्भवन के प्रथम खोजकर्ता कौन हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हक्सले दिया गया, हाइमन दिया गया, लेवेरन दिया गया, ट्रेम्बले दिया गया है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का डी करेक्ट हो जाएगा। ट्रेम्बले जो है, जो कि हाइड्रा के पुनरुद्भवन के प्रथम खोजकर्ता हैं, जो कि एक साइंटिस्ट हैं। और 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीनिया जंतु है। टीनिया जंतु में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एक लिंगी है, उभयलिंगी है, स्वपोषी है या बाह्य परजीवी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 54 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा, ये उभयलिंगी है। और 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करता है, जो सेक्सुअल हेरिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन रिप्रेजेंट करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले तो इसको हटाते हैं और इसको ऊपर करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक द्विरूपता को कौन प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 55 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। एस्केरिस है, जो कि लैंगिक द्विरूपता को प्रेजेंट करता है। क्यों प्रेजेंट करता है, क्योंकि जो एस्केरिस होता है उसमें डबल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, और ब्लैडर वर्म लार्वा होता है, ये जो ब्लैडर वर्म लार्वा होता है वो किस में पाया जाता है। तो इसमें कुछ एनिलिडास दिए गए हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। 56 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। फीताकृमि, जो कि फ्लैट वर्म इंग्लिश में कहा जाता है इसको। तो ब्लैडर वर्म लार्वा किस में होता है, तो फीताकृमि यानी कि फ्लैट वर्म में होता है। और केचुए में क्वेश्चन कह रहा है 57 नंबर, केचुए में मादा जनन छिद्र की संख्या है। ये जो केचुआ होता है तो उसमें सेक्सुअल पोर की बात की गई है। फीमेल सेक्सुअल पोर की संख्या कितनी होती है, यानी कि मादा जनन छिद्र की संख्या कितनी होती है। 1 दी गई है, 2 जोड़ी दी गई है, 1 जोड़ी दी गई है, 3 जोड़ी दी गई है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि 1 दिया गया। केचुए में मादा जनन छिद्र की संख्या 1 होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, तो हम लोग इसको थोड़ा छोटा करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गृह मक्खी का लार्वा कहलाता है। तो गृह मक्खी यानी कि जो घरों में मक्खियाँ पाई जाती हैं उनका लार्वा क्या कहलाता है। तो घरों में पाई जाने वाली मक्खियों का लार्वा सी यानी कि सी ऑप्शन मैगट कहलाता है। ठीक, तो 59 नंबर क्वेश्चन, केचुए की देवुआ होती है। केचुए में जो उसकी स्किन होती है वो कैसी होती है, वो सत्य होती है, अर्ध सत्य होती है या अनुपस्थित होती है, कौन सी होती है। ठीक है, ऑप्शन में ये पूछा गया है। 59 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। उनकी स्किन सत्य होती है, यानी कि ट्रू स्किन पाई जाती है। अच्छा, ये सत्य का मतलब क्या है, जैसे कि कोई केचुआ हो गया तो उसकी स्किन होती है जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो एब्जॉर्प्शन है ये कोई बेकार में ही तो ऐसी प्रोसेस तो नहीं है नॉर्मल की, ऐसे ही किसी एनिमल में हो गई तो नहीं, ये एक रियल प्रोसेस है। तो रियल की वजह से इसको ट्रू कर दिया गया है। तो केचुओं की देवगुआ होती है, देखिए देवगुआ स्किन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सत्य होती है। ठीक है, ट्रू होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, कॉकरोच की दृष्टि होती है। तो कॉकरोच में जो आँखें होती है, आँखों के ऊपर एक जाल टाइप का होता है, ऐसे ऐसे करके जाल होता है, ऐसा टाइप का बना होता है। तो ये हो गया मतलब एक तरीके से जाल बना हुआ है जिसको मोज़ेक कहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है 61 नंबर क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य पूछा गया, जो कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें देख रहे हैं
कि प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 61 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी करेक्ट, यानी कि ऊर्जा संश्लेषण। इसका कार्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये आप बहुत याद रखना अच्छे से, क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में। अब ये देखिए, जितने बायो के क्वेश्चन तो बिल्कुल जानने ही नहीं चाहिए कहीं पे, अगर बायो वाले स्टूडेंट्स हैं तो केंद्रक की खोज किसने की, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए, केंद्रक की खोज किसने की है, अगर आप लोगों का करेक्ट हो जाओ कमेंट में ज़रूर बताइए सारे क्वेश्चन को करके, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको करने में भी और मुझे पढ़ाने में भी। तो देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रक की खोज किसने की। तो 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र किया गया और 61 नंबर का भी जिक्र किया गया। ये दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक। और मेढक के हृदय में वेश्म की संख्या कितनी होती है, तो 63 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा, 3 होती है, ठीक है, हृदय के वेश्म की संख्या। और डार्विन किस देश से संबंधित है, तो डार्विन जो कि बहुत फेमस साइंटिस्ट भी हैं, जिनका बायोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो 64 नंबर, डार्विन किस देश से संबंधित है, तो 64 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खरगोश की ग्रीवा में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। तो इसमें कशेरुकाओं की संख्या पूछी जा रही है, 6, 7, 8 या 10 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 65 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा, 7 होती है कशेरुकाओं की संख्या खरगोश की ग्रीवा में, ठीक है। और 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिल्क उद्योग कहलाता है, यानी कि सिल्क जो उद्योग होता है उसको क्या कहा जाता है। एक लैंग्वेज बनाई गई है, एक टर्म बनाया गया, तो उस टर्म में क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 66 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा, सेरीकल्चर कहा जाता है सिल्क के उद्योग को। तो 7 से आप सेरीकल्चर याद रख सकते हैं, ठीक है। और 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कीट नहीं है, यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से इंसेक्ट यानी कि कीट में किसको नहीं रखा जाता है, तो मक्खी, मच्छर, कॉकरोच या बिच्छू। तो आप इसमें से बताइए कमेंट करके ज़रूर। तो 67 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिच्छू को कीट में नहीं रखा जाता है, इंसेक्ट में नहीं रखा जाता है, ठीक है। अब 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को। स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है मत्स्य में, उभयचर में, स्तनधारी में, पक्षी में। मत्स्य मतलब मछलियों में, उभयचर मतलब जो अरे क्या कहते हैं उस पे ज़मीन में चलते हैं, और स्तनधारी मतलब दूध देने वाले एनिमल में या पक्षी वर्ग में। तो पक्षी तो जानते हो आप लोग, बर्ड्स में। तो स्तनधारी ग्रंथियाँ किस में पाई जा सकती हैं, तो स्तनधारी ग्रंथियाँ का सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो 68 का सी करेक्ट ही है, सी ही करेक्ट है इसका, स्तनधारी वर्ग में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। और 69 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अमीबा है, अमीबा कैसा एनिमल या कुछ भी कह लें कि अमीबा कैसी चीज़ है, सर्वाहारी है, कीटभक्षी है, मांसाहारी है, स्वपोषी है। तो सर्वाहारी मतलब कि सब कुछ खा सकती है, कीटभक्षी यानी कि इंसेक्ट को ही खाती है, मांसाहारी यानी मांस खाती है, स्वपोषी यानी कि कुछ भी चीज़ खा जाती है, ठीक है, या कह सकते हैं कि अपने में ही रहती है वो, ठीक। तो इसको अमीबा है तो कैसा है, तो इसका ऑप्शन चारों आपने पढ़ लिया, अमीबा किस प्रकार का जंतु कहलाता है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगी, ये सर्वाहारी है, ठीक, किसी भी चीज़ को ये कंज्यूम कर लेता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 70 नंबर क्वेश्चन है, क्लाइटेलम पाया जाता है, तो क्लाइटेलम किस में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 70 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, केचुआ, ठीक, क्लाइटेलम पाया जाता है केचुआ में। और कोशिकावादी यानी कि कोशिकावाद का अपवाद क्या है, कोशिकावाद जो होता है उसका अपवाद पूछा गया है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है या लाइकेन है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। 71 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, विषाणु है, ठीक है, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होगी, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो 72 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा, 5 से 10 माइक्रो दिया गया है, ठीक है।
तो म्यू दिया गया है 5 से 10 म्यू, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में स्थित ऑक्सीजन आता है। प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज होते हैं इसमें स्थित ऑक्सीजन कितना आता है। मतलब अब ऑप्शन में दिया गया पानी से है या CO2 से, या पानी और CO2 दोनों से, या वायु से। तो 73 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा, CO2 से। ठीक, बी CO2 से। और केल्विन चक्र दिया गया है जो कि फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है। ये बायोलॉजी NCERT से ये भी लिया गया है। तो केल्विन चक्र ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, NCERT के सारे इंपॉर्टेंट है। केल्विन चक्र होगा। इसमें कब दिया गया है, ये कब किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, तो 74 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है ये केल्विन चक्र। ठीक, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसको सनलाइट ही मिले तभी ये पूरा हो पाएगा। ठीक, अब देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को, जो कि है ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर। ये भी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। 11th क्लास NCERT में जो प्लांट का पूरा दिया गया है, प्लांट किंगडम, अरे प्लांट किंगडम नहीं, प्लांट फिजियोलॉजी जो पूरी दी गई है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ग्लाइकोलाइसिस व क्रैब के बीच की कड़ी पूछी जा रही है। यानी कि एक जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल, उनके बीच की जो कड़ी होती है वो कौन सी होती है। एक चैन पूछी गई है उसके बीच की। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 75 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन में से सी जो है एसिटिल कोएंजाइम, यही करेक्ट है। इनके बीच की कड़ी होती है एसिटिल कोएंजाइम, जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। और पौधों में श्वसन, ये पूछा गया 76 नंबर क्वेश्चन में, पौधों में श्वसन। तो इससे जुड़ा हुआ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी करेक्ट। सभी जीवित कोशिकाओं का लक्षण है। पौधों में श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं का लक्षण है। अब देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है। मानव के जो अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी टिक लगा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण मानव के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण। ठीक है, जो कि प्रदूषण तो पूरी दुनिया में ही फैल रहा है, जो कि ह्यूमन बीइंग ये बात को समझ नहीं रहे हैं कि प्रदूषण कम फैलाना चाहिए, और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये मैं बता दूं कि ये 12th क्लास NCERT के लास्ट चैप्टर में, लास्ट यूनिट में जो 4 चैप्टर दिए गए उनमें से पूछा गया, लास्ट वाले चैप्टर से, इन्वायरमेंट वाले से। ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू से पूछा गया ये क्वेश्चन। 77 नंबर ये भी NCERT का क्वेश्चन माना जाएगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है 78 नंबर क्वेश्चन। तो 78 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें दिया गया है नर युग्मक और अंडकोशिकीय के संयोजन को कहते हैं। यानी कि नर युग्मक और अंडकोशिका के संयोजन को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 78 नंबर का क्वेश्चन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, सत्य निषेचन यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए का। ठीक, तो इसको करेक्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट पेज पे है, तो इसको जूम करते हैं थोड़ा और देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ के बता दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा, और आप HD क्वालिटी में करके इसको देख लीजिए। तो निम्नलिखित में कौन ये क्या लिखा है, अष्टपुटनशील फल नहीं है। निम्न में से कौन सा अष्टपुटनशील फल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, कपास, पोस्ता, सुपारी या भिंडी। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सुपारी जो है वो अष्टपुटनशील फल नहीं है। ठीक है, तो सुपारी हो जाएगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक साधारण एक बीजी फल जिसमें फल भित्ति बीजावरण के संयुक्त है, वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या ये कह रहा है कि ये जो फल भित्ति है वो बीजावरण के संयुक्त क्या कहलाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
फल भित्ति तो समझते हैं, फल भित्ति का मतलब होता है जो फ्रूट के ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है उसी को मतलब लेयर को ही कहते हैं फल की भित्ति, यानी कि लेयर उसकी फ्रूट की, ठीक है। तो उसको फल भित्ति कह रहे हैं। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। कैरियोप्सिस होता है जो कि जिसमें कि फल भित्ति बीज आवरण के संयुक्त है, और तो इसको जो मतलब फल भित्ति को होता है बीज आवरण के उपयुक्त होता है जो संयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस कहते हैं। तो इस